स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछली क्लासेस में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में देखा था कि वैदिक काल क्या था। उसके विभाजन को देखा था कि दो भाग में बांटा गया था विंटरनिट्ज ने। इसके काल का निर्धारण किया था। एक को ऋग्वैदिक काल कहा गया, दूसरे को उत्तर वैदिक काल कहा गया। हमने यह पढ़ा था कि ऋग्वैदिक काल में किस तरह से ऋग्वेद के जो 10 मंडल थे उनके बारे में देखा, वहां की नदियों के बारे में देखा। आज का जो हमारा क्लास है यह बताएगा कि ऋग्वैदिक कालीन जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक जैसे अभी के समय में हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, उस समय कैसा होता था। तो अभी तो यह समझिए कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है। पहले इतनी जनसंख्या तो होती नहीं थी और लोग पहले ऐसे पक्के मकानों में तो रहते नहीं होंगे, तो लोग छोटे छोटे कबीलों में रहते थे। लोग प्रकृति पर ही निर्भर रहते थे। तो वह क्या करते थे, छोटा घास फूस का जो छप्पर बनाते थे ना, वही बनाकर ये लोग रहते थे। और जब उसमें रहते थे उस कबीले में, तो उनके पास धन क्या था। एक कहा जाता है, धन की मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि घर जो होता है उसमें आप अपनी जो बहुत बहुमूल्य चीजें हैं उसको भी रखते हैं। ठीक, उस समय लोगों के पास, हमने जैसे कल लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बात किया था, उस समय लोगों के पास पशुपालन उनका मुख्य पेशा था। लोग पशुओं को ही चराते थे, उन्हीं से निर्मित जो दूध दही होता था वही खाते पीते थे। तो वही उनका धन भी था। और कुछ उस समय सोना चांदी और ये सब चीजें तो थी नहीं। तो लोग करते क्या थे, जो दूसरे कबीले वाले थे वो किसी अच्छे पशु को देखकर चोरी कर लेते थे। तो ये अपने क्या करते थे, पशुओं की रक्षा के लिए ये लोग आपस में कुछ लोग मिलकर साथ साथ रहते थे और अपने पशुओं को वहीं आपस में ही एक जगह पर बांधा करते थे। उसको साथ ले जाते थे चराने और देखते थे कहीं कोई दूसरा पशु उनका ना लूट ले। पशुओं की भी लूट होती थी, कोई लूट न ले। इसी क्रम में उनको लगा कि अकेले जाने से बेहतर है क्यों ना ऐसे ऐसे सारे जो छोटे छोटे कबीले हैं यह मिलकर एक बड़ी, एक सब लोग एक जगह जाएं और इनकी सुरक्षा कोई एक ऐसा मजबूत व्यक्ति करे जिसके डर से दूसरे कबीले वाले ना आ जाएं। ठीक, तो धीरे धीरे यही करते करते क्या हो गया, कुछ प्रशासनिक इकाइयां बनने लगी। अब जरा देखिए प्रशासनिक किस तरह से व्यवस्था उस समय होती थी। सबसे छोटा तो कबीला होता था। ठीक, उस कबीले में देखिए क्या होता था, पहले कुल। यह कुल क्या होता था, आज भी आप लोग चर्चा करते होंगे किसी से तो कहता होगा ना कि यार ये उस कुल खानदान के हैं। ठीक, कुल और खानदान को लोग एक साथ नाम देते हैं। इसका मतलब कुल क्या होता था, एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, इसके दो लड़के हो गए, इसका घर, तो ये कहा तो जाएगा इसी कुल का। ठीक, तो ऐसे ऐसे या एक ही परिवार के सदस्य जो लोग रहते थे एक जगह पे उनको कुल कहा जाता था। ऐसे ही कुछ कुल के लोग मिलाकर एक ग्राम की संरचना बनाते थे, एक ग्राम की संरचना। ठीक, और उस ग्राम में ऐसा नहीं होता था आज के जैसे गांव होता था। आज के जैसे गांव की संरचना नहीं होती थी। उसमें एक ही परिवार जब बहुत बड़ा हो जाता था उसको गांव बोलते थे। ऐसे ही ये ग्राम का निर्माण करते थे। और ऐसे ही विश्व होता था। विश्व में क्या होता था, ऐसे ऐसे कुछ गांव मिलाकर क्या बनाते थे, विश्व। कुल मिला, कुछ कुलों को मिलाकर ग्राम, कुछ ग्रामों को मिलाकर विश्व, और विश्व को मिलाकर क्या होता था, जन, है ना। इस विश्व का जो हेड होता था, मुखिया होता था, उसको विश्वपति कहा जाता था, विश्वपति। और इसका जो मुखिया होता था उसको क्या बोलते थे, राजा। जन का जो मुखिया होता था क्या होता था, राजा, है ना। देखिए ऐसा नहीं था कि राजा एक कबीले का ही होता था। बहुत सारे कबीले मिलाकर गांव बनाते थे, बहुत सारे गांव मिलकर एक विश्व बनाते थे, और बहुत सारे विश्व जो होते थे एक जन के अंडर में आते थे। अभी जो जनपद की जो संरचना हम लोग देखते हैं, यह जो जनपद जो वर्ड आया है ना, इसी जन से के आगे हम लोग जब देखेंगे उत्तर वैदिक काल में, वहां जन क्या हो गया, जनपद हो गया। उत्तर वैदिक काल के बाद से जब हम लोग आएंगे महाजनपद में, तो वही छोटे छोटे जनपद मिलाकर महाजनपद बने। जो 16 महाजनपद हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, 16 महाजनपद बने। तो वही जन था, उसका मुखिया कौन था, राजा। राजा को गोपा जनस्य या पूरा भेत्ता भी कहा जाता था। ठीक, राजा को
गोपाजनस्य या पुरा भेत्ता भी कहा जाता था, जो पूरे जन की सुरक्षा करने वाला था, इसलिए उसको गोपाजनस्य। तो यह संस्था थी। अब इसमें देखिए, जो राजा होता था वो कैसा होता था, कैसे बनता था राजा। तो राजा जो बनता था, इसमें इसका वर्णन किसमें दिया हुआ है, ऋग्वेद में। इसका वर्णन कहां दिया है, ऋग्वेद में। क्या दिया गया है कि राजा के पास जो है, राजा जो बनेगा वो आम सभा में सबकी सहमति से बनेगा। आगे देखेंगे वो सभाएं कौन कौन सी थी, सभा समिति विदत एवं गण। उनमें सहमति जब होती थी, लोग बैठते थे, उनके लोगों के द्वारा वो चुना जाता था राजा। तो जब इतने लोगों के द्वारा चुना जाता था, तो क्या राजा निरंकुश होता था, मतलब उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकता था? नहीं, ऐसा नहीं है। राजा एक नियम के तहत कार्य करता था। वो नियम किस तरह से थे, नैतिक नियम थे, है ना। राजा ऐसा उदंड नहीं होगा, चरित्रहीन नहीं होगा, ठीक है, ये नैतिक नियमों वाला होगा, है ना। तो और राजा के पास असीमित शक्तियां नहीं थी। ऐसा नहीं था कि राजा कुछ भी कर सकता, ऐसा नहीं था। राजा के पास जो शक्तियां थी, ये भी तय करती थी वहां की समितियां कि राजा क्या कर सकता है। राजा के पास असीमित शक्तियां नहीं थी, असीमित शक्तियां नहीं थी। राजा जो होता था वो अनुवांशिक रूप से होता था, मतलब राजा का लड़का राजा बन जाता था। देखिए, कई बार ऐसा होता है, आगे हम लोग देखेंगे खैर इसमें, और कई बार ये होता है कि जो व्यक्ति, जैसे अगर आप लोग ने देखा होगा कि कोई आर्मी के अधिकारी, अधिकतर ऐसे लोग बन जाते हैं जिनके पिताजी आर्मी में अधिकारी रहे हों, क्योंकि शुरू से ही वो देख रहा है कि उसमें किस तरीके का चाल ढाल, किस तरीके की वर्डिंग्स यूज होती हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज क्या होता है, उनका अप्रोच क्या होता है कोई कार्य करने का। ऐसे ही राजा के लड़के को शुरू से ही ये सब सारी चीजें पता होती थी। तो राजा के अधिकतर गुण भी उसके रूप में आ जाते थे। राजा वहां बहुत बलवान हुई होता था, क्योंकि राजा का कार्य ही होता था कि यदि उसके कोई पशु चुरा कर लेकर गया, तो अपने सैनिकों के साथ जाना, उनसे लड़ाई करना और उनको लेकर आना। इसलिए राजा को युद्ध क्षेत्र का स्वामी कहा जाता था, युद्ध क्षेत्र का स्वामी, ठीक। राजा भूस्वामी वाला नहीं होता था, क्योंकि भूस्वामी का कॉन्सेप्ट तो तब आएगा ना जब कृषि पूरी अच्छे से होगी। वहां तो पशुपालन का कॉन्सेप्ट था। तो राजा भू का स्वामी नहीं था, क्या, भूस्वामी नहीं, युद्ध क्षेत्र का स्वामी, युद्ध क्षेत्र का स्वामी होता था, है ना। और यह चुना किसके द्वारा जाता था, सभा समिति और विदत के द्वारा, ठीक। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे प्रशासनिक संरचनाओं के बारे में, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, सभा समिति विदत एवं गण। तो उसके बारे में जरा देख लीजिए क्या होती थी। सभा समिति विदत एवं गण, इसकी चर्चा ऋग्वेद में 8 बार की गई है, इसकी 9 बार की गई है, इसकी जो है 122 बार की गई है, इसकी 46 बार की गई है। पूछा नहीं जाता है, ऐसे ही बता देना। सुने रहेंगे तो क्या पता कभी आ ही जाए, तो कर देंगे ना। तो ये सभा समिति विदत एवं गण, एक इतिहासकार हुए, उनका नाम था लुडविग फायरबाग। क्या नाम था, लुडविग फायरबाग। इन्होंने सभा और समिति को अपर और लोअर हाउस का संज्ञा दिया। इसको अपर हाउस, अब बताता हूं क्या है, समझिएगा। अपर हाउस मतलब उच्च सदन, और इसको लोअर हाउस मतलब निम्न सदन। किसका निम्न सदन, जैसे संसद में भारत की भी अगर बात करें तो अपर हाउस राज्यसभा है, निम्न सदन क्या है, लोकसभा, लोअर हाउस जिसको बोलते हैं। ऐसे ही क्या होता था कि ब्रिटेन में भी दो ऐसे होते थे सदन, उच्च सदन और निम्न सदन, अपर हाउस लोअर हाउस। तो उसमें ब्रिटेन में भी क्या होता था, ये जो सभा होती थी, इसमें बहुत अभिजात वर्ग के लोग रहते थे, बहुत ही प्रतिष्ठित लोग रहते थे, बहुत ही बुद्धिजीवी रहते थे,
जो मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, वहां पढ़े लिखे बुद्धिजीवी इस तरीके के लोग रहते थे। ठीक ऐसे ही वहां पर सभा में उनको चुना जाता होगा कि जो बहुत ज्यादा प्रबुद्ध रहते होंगे, जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान रहते होंगे, वो बताते होंगे कि कैसे क्या चीजें करनी है। ऐसे लोगों को सभा में रखा जाता था, इसलिए इसको लुडविग फायरबाग ने अपर हाउस कहा। समिति क्या होती थी? लोअर हाउस। यह क्या होता था समिति, इसमें जैसे आम जन की सभा थी, बहुत सारे लोग, जितने लोग रहते थे सब जाते थे देखने इसमें, और यह दोनों मिलकर किसका चुनाव करती थी? राजा का। इसलिए राजा की शक्तियां असीमित नहीं थी, राजा सीमित था इनके द्वारा। राजा पर अंकुश लगाया जाता था, यदि आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो आपको हटा दिया जाएगा। अच्छा, राजा क्यों तब ऐसे बनता था? देखिए, राजा को एक तो उस समय जैसे होता है ना, सब काम, उस समय पैसे रुपए का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं, धन दौलत का तो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो राजा को इसके बदले क्या मिलता होगा? जिसके यहाँ दूध दही पनीर जो बना पाते होंगे, मिठाई, वो लोग ले जाकर राजा को पहुंचाते होंगे, राजा को इज्जत देते होंगे, राजा को सब सम्मान देते होंगे, तो इसलिए उसको भी अच्छा लगता होगा राजा को। वो राजा था। विदत, विदत क्या था? इसमें जो है धार्मिक कार्य भी होते थे, और यदि राजा कहीं गया सारे अपने सैनिकों के साथ और किसी की गायें लेकर आया, तो यहां पर उस लूट के माल को वितरित किया जाता था। कहां पर? विदथ में। ऐसे ही गढ़ भी होता था। ठीक, तो यह था प्रशासनिक इकाइयां। अब इसी में, इसी ऋग्वैदिक कालीन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, दशराज्य युद्ध। यह भी पूछा जाता है कई बार कि दशराज्य युद्ध क्या था। तो देखिए, दशराज्य युद्ध क्या था? दश का मतलब 10 से संबंधित है, राज्य का मतलब राजा संबंधित है, मतलब 10 राजाओं का युद्ध था। क्यों हुआ अभी समझेंगे। यह 10 राजाओं का युद्ध कहां हुआ यह पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए मैं इस टॉपिक को बता रहा हूं। कहां हुआ था? रावी नदी, जिसको ऋग्वैदिक काल में पुरुषनी नदी कहते थे, इसके तट पर हुआ था। और यह भी पूछा जा सकता है कि यह ऋग्वेद में कहां इसका वर्णन आता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र आता है, इसका वर्णन आता है। 7वें मंडल में इसका वर्णन आता है। क्या था? कौन जीता? तो यह भी पूछा जाता है कि 10 राज युद्ध में कौन कबीला विजयी हुआ, तो उसमें भरत कबीला विजयी हुआ। भरत कबीला विजयी हुआ। इसमें यह जो युद्ध हुआ, यह पशु चोरी को लेकर नहीं हुआ था। देखिए क्यों हुआ था। भरत कबीले के राजा थे सुदास। सुदास, ये नहीं पूछा जाएगा क्यों हुआ था, मतलब मैं बता रहा हूं ऐसे ही, ताकि आप लोग को आसानी रहे जानने में कि क्या हुआ था। सुदास जी वहां के राजा थे, और इनके कुल गुरु थे पहले गुरु विश्वामित्र। ठीक, लेकिन इन्होंने बाद में अपने उनको पुरोहित को हटाकर, जो उनके पुरोहित थे विश्वामित्र जी, उनको हटाकर गुरु वशिष्ठ को बना लिया अपना पुरोहित। अब जब गुरु वशिष्ठ को बनाया, चूंकि पुरोहित का दर्जा बड़ा ऊंचा होता है ना, राजा भी उनको जाकर झुककर उनको साष्टांग दंडवत करता था। अब उनको हटाकर दूसरे को बना दिया इन्होंने। तो क्या हुआ, गुरु विश्वामित्र जो थे, वशिष्ठ जी को बना दिया, तो विश्वामित्र जी गुस्सा हो गए। विश्वामित्र जी गुस्सा हो गए और इन्होंने 10 कबीले को मिलाया, और 10 कबीले मिलकर भरत कबीले से लड़ाई लड़े। वो जो 10 कबीले थे, इनका जो हेड कर रहा था वो राजा था, राजा पुरु। तो यह युद्ध बेसिकली किसके किसके मध्य हुआ? भरत और पुरु कबीले के मध्य। ये भरत कबीला वही है जिसके नाम पर भारत का नाम पड़ा। इसमें भरत कबीला विजयी हो गया। बाद में इन दोनों कबीलों में आगे जाकर मित्रता हो जाती है, और इसके बारे में फिर आगे ये सब सारी चीजें बढ़ने लगती हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। इसमें पहले हम लोगों ने देखा कि लोग कैसे रहते थे। तो लोग कबीले में रहते थे, छोटे छोटे कबीले मिलकर क्या बनाए, छोटे कबीलों में कौन होता था, जैसे कुल होते थे, कुल के बाद से ग्राम की संरचना बनी, ग्राम के बाद से विश्व बने, ऐसे विश्व मिलकर जन बनाए,
जन का मुखिया कौन होता था? जन, जो राजा होता था, जिसको पुराभेत्ता या गोपा जनस्य भी कहा जाता था। फिर राजा के पास क्या था? असीमित शक्तियां नहीं थी, उसकी शक्तियां सीमित थी। किसके द्वारा? सभा समिति और विदत के द्वारा। ठीक। और यह राजा जो था युद्ध का स्वामी था, वो भूस्वामी नहीं होता था, है ना। और इसका जो क्या बोलते हैं, जो सभा समिति और विदत होता था, सभा और समिति को लुडविग फायरबाग ने अपर और लोअर हाउस की संज्ञा दी है। इसके बाद से हम लोगों ने देखा 10 राग युद्ध कहाँ हुआ था, तो रावी नदी के तट पर, पुरुषनी नदी जिसको बोला जाता था। इसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। इसमें कौन विजयी हुआ था, तो भरत कबीला विजयी हुआ था। तो यह सब चीजें पूछी जा सकती हैं। तो आगे की क्लास में हम लोग फिर इसके सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उस समय की जाति व्यवस्था कैसी थी, महिलाएं क्या, उनकी अगर कोई विधवा हो गई तो उसकी शादी होती थी क्या, महिलाओं को कितना अधिकार था। इन सब सारी चीजों के बारे में अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। वो भी क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।